Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you the rest part of the question number 14. Up to April 16 we have done all the transactions and we will start from the next transaction which is April 16. So April 16 तक हमने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हमने इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है लास्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट फिर अप्रैल 16 को ही है अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। सो जो अजय को अमाउंट ड्यू थी, ड्यू का मतलब जो हमने उसको देनी थी वो उसको हमने बाय चेक पे कर दी। ठीक है, तो अभी ये देखना होगा सबसे पहले हमें कि अजय को कितनी अमाउंट हमने देनी थी। तो इससे पहले देखिए कि कहीं पे कोई परचेज़ तो नहीं की गई है, जैसे एक्स्ट्रा परचेज़। सो यहाँ पे कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जो एक्स्ट्रा परचेज़ बता रखी हो, लेकिन हमें पहले से जो पैसे देने थे अजय के वो थे 5000 रुपीज़। आपको पता है लाइबिलिटीज़ में हमने लिखा था कि अजय को कितने देने हैं, 5000 रुपीज़ देने हैं। तो ये ही पे कर देंगे हम उसको, अजय को। तो इसकी एंट्री क्या आनी चाहिए, अजय को पेमेंट करने की। अप्रैल 16 को पेमेंट करेंगे अजय को। तो यहाँ पे अजय पैसे को रिसीव कर रहा है तो इसकी नाम भी आना चाहिए। नंबर 2 पे कैश इसको जा रहा है, तो ये 2 अकाउंट्स होंगे जो इफ़ेक्ट होंगे। कैश जा रहा है क्रेडिट, अजय रिसीव कर रहा है डेबिट। अब कई बार आपको ये हो जाएगा कि कई बार तो हम सेल परचेज़ को डेबिट कर ले लेते हैं, कई बार हम कैश के बदले में किसी और चीज़ को ले लेते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि अजय को ही लेना है। देखिए बेटा, कैश जा रही ये तो हमें पता है, ये तो कन्फर्म है कि कैश जा रही है, कैश तो आना ही है। अब अजय को साथ में क्यों लिया? अगर तो कैश जाने से कोई और चीज़ आपके पास आ रही है, कैश जाने से कोई और चीज़ आ रही है, तो फिर अजय को नहीं लोगे, फिर उस चीज़ को लोगे जो कैश के बदले में आपके पास आ रही है, मान लो फर्नीचर। लेकिन यहाँ पे तो हम पेमेंट कर रहे हैं अजय को। पेमेंट करने से जो पुराना पैसा उसको देना था और अभी दे रहे हैं, तो हमारे पास कोई चीज़ आएगी नहीं। इसीलिए किसका नाम आएगा, जो पैसा रिसीव करेगा बंदा, उसका नाम ही आ जाएगा। तो अजय रिसीवर है, डेबिट कर दिया, कैश जा रहा है क्रेडिट कर दिया। तो इसकी एंट्री देख लीजिए, 16 को अजय डेबिट टू बैंक या टू कैश, दोनों ही कोई भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको चेक स्पेसिफिकली दे रखा है जैसे इस क्वेश्चन में, तो आपको बैंक ही लिखना है, क्योंकि अगर आप चेक इशू करोगे तो पेमेंट आप कैश में नहीं करोगे, आपका बैंक अजय के बैंक को पेमेंट कर देगा। तो इसलिए बैंक पेमेंट कर रहा है तो बैंक टू बैंक क्रेडिट कर दिया आपने। अमाउंट आपको पता ही है कि 5000 इसको देना था, तो 5000 पे कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अप्रैल 18 को ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 50, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 750। तो न्यूज़पेपर जो थे पुराने हमारे पास वो हमने 50 रुपये में सेल कर दिए, और हमारे पास एक फ़र्नीचर भी था जिसको हमने 750 रुपये में सेल कर दिया। अब दोनों के ही सेल करने पे क्या होगा, हमें पैसा आएगा। तो यहाँ पे नंबर 1 पे कैश, ठीक है, कैश आपके पास आएगा। न्यूज़पेपर जो हैं ओल्ड वो चले जाएंगे, और फर्नीचर जो है ओल्ड वो भी चला जाएगा। तो यही अकाउंट इफेक्ट होंगे आपके। ठीक है, न्यूज़पेपर भी चले जाएंगे और फर्नीचर भी चला जाएगा। कैश आ रहा है डेबिट, और ये दोनों जा रहे हैं तो क्रेडिट। रियल अकाउंट ये तीनों, तो तीनों को हमने इसी तरीके से एंट्री कर देनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर टू फर्नीचर। सो देखिए 18 को कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस इनकम टू फर्नीचर। आप यहाँ पे टू ओल्ड न्यूज़पेपर भी लिख सकते हो, लेकिन आप मिसलिनियस इनकम क्यों लिखोगे? इनकम का मतलब है आमदनी, यानी कि जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है किसी पर्पज़ से, और मिसलिनियस का मतलब है कि कोई भी फुटकल इनकम जो आप
पता नहीं था आपको कि ऐसी इनकम हो जाएगी, ठीक है, आपने एज्यूम नहीं कर रखा था, तो ऐसी इनकम हो गई, तो वो मिसलिनियस इनकम ने आपने लिख लिया उसको। तो यहाँ पे 2 अकाउंट आपने ले लिए मिसलिनियस इनकम, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है इसलिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया, और फर्नीचर जा रहा है तो इसको भी आपने क्रेडिट कर दिया। टोटल आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 800 रुपये के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है 20th को, Z became on insolvent, Z became insolvent, Z इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट होने का मतलब है कि Z अब पैसे देने के योग नहीं रहा। क्या Z से आपने पैसे लेने थे, अभी जान लेते हैं। सो यहाँ पे हमने Z से पैसे लेने थे, ये 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ लेने थे Z से हमने। तो इससे हमें कुछ पैसा रिसीव भी हुआ था, हमने कुछ एंट्रीज की थी इसकी Z की। आप देखिए यहाँ पे Z ने हमें 2,000 रुपीज़ दे दिया था। टोटल Z ने 10,000 रुपये देना था, 2,000 रुपया इसने 10 अप्रैल को हमें दे दिया था, तो बाकी बचा 8,000। तो 8,000 रुपया इसने अभी हमें पे करना था, ठीक है। 8,000 रुपीज़ इसने हमें पे करना था। तो अभी 8,000 पे करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो गया अप्रैल 20 को, वो पैसे देने के योग नहीं रहा। तो क्या हुआ, 40 पैसा इन अ रुपी, यानी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और 40 पैसा इन अ रुपी यानी 1 रुपये में से कितने पैसे मिले, 40 पैसे मिले। 100 पैसे में से 40 पैसे, यानी कि अगर आप इसको देखो तो ये कितने परसेंट बन रहा है, 40% बन रहा है, ठीक है। यानी कि 40% जो है रुपी कुड बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, सिर्फ हमें 40% अमाउंट जो है उसके स्टेट से ही रिसीव हुई, ठीक है, बाय चेक विच इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो 40% जेड से हमें अमाउंट मिली है। टोटल अमाउंट कितनी थी, 8,000, 8,000 का 40% कर दीजिए, ठीक है। तो आपका बन गया 80 × 40 3200। तो 3200 रिसीव हो रहा है, 8,000 में से 3200 रुपया ही रिसीव हो रहा है। तो इसी को रिसीव करने की आप एंट्री कर दोगे, और बाकी का पैसा क्या हो गया, बाकी का पैसा आपका एक्सपेंस लॉस हो गया। और ऐसे एक्सपेंस या लॉस को क्या कहते हैं, बैड डेट्स। सो बैड डेट्स कितना हुआ है पैसा, 8,000 में से 3200 तो मिल गया, तो बैड डेट्स कितना हो गया, 4,800 रुपीज़। तो 8,000 में से 3200 माइनस कर देंगे तो आप 4,800 रुपया आपका क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कौन कौन से अकाउंट्स इफ़ेक्ट हुए हैं। नंबर 1 पे आपको एक चेक मिला है 3200 रुपये का, ठीक है। मिलने तो 8,000 रुपये चाहिए थे जेड से, लेकिन मिला कितने का चेक, सिर्फ 3200 रुपये का। यानी कि बैंक अकाउंट आपका पैसे रिसीव करेगा, कितने पैसे रिसीव करेगा, जितने का चेक मिलेगा 3200 रुपये का। अब आपको ये कैसे पता चला कि 3200 रुपये का चेक मिला है, एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे उन्होंने लिखा 40% पैसा आपको रिसीव हो गया बाय चेक। 40% पैसा 8,000 आपको मिलना था, 8,000 का 40% आपका बन गया 3200, ठीक है। तो यही वाला 3200 आपको बाय चेक मिला है, तो आपको बैंक में मिल जाएंगे 3200 रुपये। सो नंबर 1 पे कौन सा अकाउंट हमने आपको बताया, बैंक अकाउंट जो इफेक्ट होगा। नंबर 2 पे आपका एक लॉस हो गया, बहुत बड़ा लॉस, यानी कि 60% अमाउंट आपको जो रिसीव नहीं हुई, तो वो 60% अमाउंट कितनी बनती है, 4,800 रुपया। तो ये लॉस को क्या कहा जाता है, हमेशा बैड डेट्स। जो डेटर से पैसा नहीं मिलता
वो डेटर्स बन जाते हैं बैड डेटर्स, या फिर इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है बैड डेट्स। ठीक है, तो लॉस भी ले लिया, बैंक भी ले लिया। अब ये सारी भरपाई यानी कि आपको जेड का अकाउंट सेटल कर देना है भाई। अब ना तो आपने जेड से कुछ लेना है ना जेड को देना है, तो जेड का अकाउंट सेटल करने के लिए आपको जेड का नाम भी साथ में लेना होगा। ठीक है, अब बैंक आपका पैसे रिसीव करेगा तो डेबिट, बैड डेट्स आपका लॉस है तो ये भी डेबिट, जेड गिवर है पैसे का क्योंकि वो 32 रुपये का चेक का आपको दे रहा है इसलिए, और साथ के साथ उसके अकाउंट को 32 रुपये के साथ तो आपने उसका अकाउंट सेटल करना है, और 4800 वो नहीं देगा, वो बैड डेट्स हो गया, तो इसके साथ ही उसका अकाउंट जो है वो सेटल कर दोगे, यानी 3200 प्लस 4800 8000 रुपया उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो देखिए 20 को बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जेड 3200, 4800 और 8000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अप्रैल 22 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गोपाल एंड पेड बाय चेक ₹8000। यहाँ पे गुड्स को हमने परचेज़ किया है गोपाल से और पेमेंट की है बाय चेक 8000 रुपये की। सो सिंपल एंट्री है, परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो आएगा ही आएगा, साथ में पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट बाय चेक कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि एक्सपेंस है, हमेशा एक्सपेंस डेबिट ही रहते हैं, और बैंक अकाउंट आपके पैसा गिवर कर रहा है क्योंकि परचेज करते टाइम वो पैसे आपका बैंक देगा, तो इसलिए 8000 टू बैंक क्रेडिट कर दिया आपने। तो ये एंट्री आपकी आ जाएगी परचेज अप्रैल 22 को परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 8000, सिंपल एंट्री है। उसके बाद 24 को सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो चंद्रकांत को ऊपर वाली यानी कि 8000 वाली जो गुड्स थी वो उनका हाफ गुड्स बेच दी। ध्यान से देखिए, हाफ गुड्स बेच दिया आपने, हाफ ऑफ द अबव गुड्स, अबव मतलब कि ऊपर वाली 8000 में से किसको बेची, चंद्रकांत को। कितने रुपए में, 30% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 8000 का सबसे पहले हाफ गुड बेच रहे हैं, तो 8000 का हाफ कितना होगा, बिल्कुल 4000। ठीक है, हाफ कर देंगे इसका तो 2 से डिवाइड करने से 4000 आ जाएगा। सो 8000 का हाफ आ गया 4000, तो 4000 की गुड्स को 30% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो 4000 का 30% कितना बनना चाहिए, तो 30% कर देंगे इसका, तो 1200 रुपया आपका बन गया प्रॉफिट। 40,000 वाली चीज़ें 1200 रुपये, सॉरी 4000 रुपये वाली चीज़ें 1200 रुपये प्रॉफिट पे अगर बेचोगे तो कितने में बेचोगे। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको एक 8 रुपये का पेन मैं दे दूं और आपको मैंने कहूं कि इसको 2 रुपये आप कमा लो, मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे 8 रुपये दे दो और ये पेन ले लो, और आप इसमें से 2 रुपये कमा लो, तो आप कैसे कमा पाओगे। तो आपको उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचना पड़ेगा, यानी कि 8 प्लस 2 यानी कि कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको, 10 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो ही आप 2 रुपये का प्रॉफिट कमा पाओगे। तो इस तरीके से 4000 में ये 1200 रुपया ऐड करोगे प्रॉफिट का, तो ही आपको पता चलेगा कि नहीं आपको कितने में बेचना है इसको। तो 4000 प्लस 1200 तो ये हो गया 5200, 5200 रुपीज़ जो आपने पेमेंट रिसीव करनी है चंद्रकांत से। लेकिन यहाँ पे चंद्रकांत का नाम दे रखा है, कुछ और नहीं बता रखा कि उसने हमें चेक दिया या नहीं दिया, कैश दिया या नहीं दिया, लेकिन चंद्रकांत का नाम जरूर दे रखा है। इसका मतलब चंद्रकांत ने पैसे हमें नहीं दिए। तो 5200 रुपये का एंट्री हमने करनी है। देखिए कैसे करेंगे। नंबर 1 पे सेल हो रहा है तो सेल अकाउंट तो आएगा ही आएगा। चंद्रकांत हमें पैसे नहीं दे रहा क्योंकि कहीं भी पैसे लेने की बात नहीं कर रहे, तो चंद्रकांत का नाम ले लेंगे पैसों की बजाय। ठीक है,
तो सेल कर रहे हैं चंद्रकांत को। अब कितने रुपए में सेल कर रहे हैं? हाफ गुड्स यानी कि 4000। प्रॉफिट कितना था? 1200 रुपये। तो कितने में बेचेंगे हम चीज़ों को? 5200 रुपये में बेचेंगे। तो सेल 5200, चंद्रकांत ने हमें देने हैं 5200। और चंद्रकांत यहाँ पे गुड्स को रिसीव कर रहा है तो डेबिट, रिसीवर है। सेल्स हमारी इनकम है तो क्रेडिट। तो देखिए एंट्री, सो यहाँ पे आपका आ गया 24 को चंद्रकांत डेबिट टू सेल्स 5200 5200। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास 25 को प्रोप्राइटर होता है मालिक, विथड्रू फॉर प्राइवेट यूज़। प्रोप्राइटर ने पैसे निकलवाए अपने प्राइवेट यूज़ के लिए। प्राइवेट यूज़ को क्या बोलते हैं? हमेशा क्या बोलाया है? ड्राइंग्स। ठीक है, जब भी मालिक प्राइवेट अपने पर्पज़ के लिए, घर के खर्चे के लिए पैसे निकलवाएगा उसको बोला जाएगा ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स को हमेशा क्या किया जाएगा? जब भी ये ड्राइंग्स होंगी तो डेबिट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको भी एक्सपेंस मान सकते हो। सो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से 2000 रुपये फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम बैंक। यानी कि 2000 रुपया तो ऑफिस से जाएगा कैश, और 3000 रुपया उसने बैंक से विड्रॉ कर लिया। यानी कि 3000 कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। और 2000 क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि ये ऑफिस से जा रहा है, ऑफिस में से कैश ही जाएगा। और ये 3000 वो कहाँ से निकलवा लेगा? बैंक से निकलवा लेगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे ड्राइंग्स हो रही हैं। ड्राइंग्स आपको पता है कि जब भी मालिक प्राइवेट यूज़ के लिए पैसा निकलवाता है। दूसरा, ऑफिस से कैश निकलवाएगा तो कैश। तीसरा, बैंक से पैसा निकलवाएगा तो बैंक गिवर हो जाएगा। कैश जा रहा है क्योंकि वो ड्राइंग्स के ज़रिए पैसा ले रहा है तो क्रेडिट। बैंक भी पैसा उसको दे रहा है तो क्रेडिट गिवर। और ड्राइंग्स जो है वो हमेशा आपका एक्सपेंस रहता है, एक्सपेंस के ज़रिए आप उसको डेबिट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने इसकी एंट्री क्या कर देनी है वो देख लीजिए। ड्राइंग्स का ऑन डेबिट टू कैश टू बैंक 5000, 2000, 3000। और आपने हमेशा ये नहीं बोलना है कि जो इसकी नरेशन है वो करनी पड़ेगी हमेशा आपको। नरेशन आपने वो जो आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन दे रखी है उसी को ही आप थोड़ा मॉडरेट करके लिख सकते हो। जैसे कि इसको बीइंग से हमेशा स्टार्ट करना होता है। मैं नरेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे नरेशन लिखी होती है एक लाइन में ब्रैकेट के अंदर, जैसे गुड्स परचेज्ड बाय चेक, तो आप इसको बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है? अप्रैल 30 को पेड सैलरी टू मिताली बाय चेक ₹2000। 30 को हमने मिताली को सैलरी दे दी बाय चेक। ठीक है, 2000 रुपये की। पेड रेंट बाय चेक ₹1500। 30 को ही, अगली भी 30 वाली कर लेते हैं, लास्ट वाले 30 वाले भी कर लेते हैं। तीनों 30 की हैं तो इकट्ठे ही कर सकते हैं हम। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 500। अब बट बेटा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं आप, सैलरी आपका एक्सपेंस है। रेंट दे रहे हैं तो रेंट भी आपका एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस दे रहे हैं तो ट्रेड एक्सपेंस भी आपके एक्सपेंस ही हैं। तो जब भी आप एक्सपेंस पे करोगे आपने ये नहीं देखना कि आप किस बंदे को दे रहे हो वो एक्सपेंस। ठीक है, अगर आप एक्सपेंस की पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो रेंट है, चाहे वो ट्रेड एक्सपेंस है, आपने ये नहीं देखना कि आप किस बंदे को कर रहे हो। यानी कि अकाउंटेंसी के अंदर जब भी एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो किसी भी बंदे का नाम बीच में नहीं लिखा जाता। जैसे कि ऊपर वाले में लिख रखा है सैलरी मिताली को दी, हमें कोई मतलब नहीं है अकाउंटेंसी के अंदर कि सैलरी हम मिताली को दे रहे हैं किसको दे रहे हैं। हमने सैलरी जो जर्नल एंट्री करनी है वो सिर्फ सैलरी की ही करनी है। ठीक है, क्योंकि सैलरी आपका क्या है? एक एक्सपेंस है। दूसरा, रेंट आप पे कर रहे हो। तीसरा, ट्रेड एक्सपेंस आप पे कर रहे हो। ठीक है, तीनों ही सेम डेट यानी 30 अप्रैल को कर रहे हो तो आप इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो।
तो सैलरी भी आपका एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंस क्या होते हैं हमेशा डेबिट, सारी इनकम्स क्या होती हैं हमेशा क्रेडिट। तो ये तीनों ही एक्सपेंस है, तो तीनों एक्सपेंस को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और जब भी एक्सपेंस को पेमेंट करोगे तो क्या चला जाएगा, कैश चला जाएगा। तो टोटल कैश कितने का जाएगा, 2000 बाय सैलरी जाएगा, 1500 बाय रेंट जाएगा और 500 बाय ट्रेड एक्सपेंस जाएगा। तो 2000 प्लस 1500 यानी कि 3500, 3500 प्लस 500 ये हो गया 4000 का कैश आपका चला जाएगा। तो कंबाइन एंट्री करने के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू कैश 4000। ठीक है, तो देख लीजिए। सो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो तीनों की एंट्री आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी और रेंट था ये तो आपने चेक पे किया था, बाय चेक, और ट्रेड एक्सपेंस जो था वो आपने बाय कैश पे किया था, तो इसीलिए दोनों की एंट्री आपने अलग अलग कर दी। तो सैलरी और रेंट की एंट्री आप बाय बैंक टू बैंक करके करनी है, क्योंकि ये बाय चेक पेमेंट की है। 2000 प्लस 1500 2500 सॉरी 3500, और ट्रेड एक्सपेंस आप कैश पे कर रहे हो, तो ट्रेड एक्सपेंस टू कैश अकाउंट 500। तो ये क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया, जिसके अंदर बैड डेट्स वाले भी कुछ पार्ट था, जैसे कि जेड ने जो पैसा आपको नहीं दिया तो उसको कैसे ट्रीट करना है। देखो स्टूडेंट्स, बेटा अगर आप अपने आप से सभी क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश नहीं करोगे तो आप कुछ भी समझ में नहीं पाओगे कि जनरल के अंदर कैसे एंट्रीज की जाती हैं। सो सिलेबस ज़रूर सीबीएसई ने कम कर दिया है, लेकिन कम किया है, ख़त्म नहीं किया, इसीलिए हमें करना पड़ेगा। सो इसके रिगार्डिंग अभी हम जो एवरी मंडे आपका टेस्ट लिया करेंगे, सो वो आपको मैं ग्रुप के अंदर भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। एवरी मंडे आपका टेस्ट हुआ करेगा ऑनलाइन स्कूलोजी ऐप के ऊपर ही। सो आपने उसके लिए जितने क्वेश्चंस हमारे जनरल के हो चुके हैं उसकी तैयारी करनी शुरू कर देनी है। तो जो भी सिलेबस है वो आपको मैं मंडे से पहले ही बता दिया करूँगा कि मंडे को कौन से सिलेबस में से आपका टेस्ट आने वाला है। तो आपने प्रिपेयर रहना है सभी तरीके के क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है किसी भी टाइम पे, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। और जितने भी आपने नोट्स बना लिए अकाउंटेंसी के, वो सभी स्टूडेंट्स को मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मंडे तक सभी ने जितने भी नोट्स बनाए हैं वो मेरे को सेंड करने हैं।